हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका उड़ान इंस्टीट्यूट बठिंडा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपको पता है कि हमने एफसीआई वॉचमैन को टारगेट करके क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, तो आज उसके आगे वाले क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करेंगे। मतलब 15 तक हमने क्वेश्चंस थे कवर अप कर लिए थे, 16th क्वेश्चन से हम स्टार्टअप लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द राज्यसभा। पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझो कि कितने मेंबर्स हैं नॉमिनेट किए जाते हैं। नॉमिनेट को बोलते हैं नामजद। नॉमिनेट को क्या बोलेंगे? नामजद बोलेंगे। समटाइम्स बोल देते हैं मनोनीत, मनोनीत भी बोल देते हैं, नामजद भी बोल देते हैं। कितने मेंबर नामजद किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, कौन से हाउस में? राज्यसभा में। तो बच्चों एक बात हमें पता कि हमारे पार्लियामेंट के 2 सदन हैं, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। जो हमारा राज्यसभा है उसमें प्रेजेंट कितने मेंबर हैं? 245। याद रखोगे। राज्यसभा भारत के कौन से अनुच्छेद में आ रहा है? आर्टिकल 80। लोकसभा कौन से आर्टिकल में आ रहा है? आर्टिकल 81। अगर राज्यसभा की बात करें तो प्रेजेंट टोटल कितने मेंबर हैं? 245, जिसमें से 233 मेंबर तो चुने जाएंगे, इलेक्ट होंगे, और जो 12 मेंबर हैं वो हमारे देश के राष्ट्रपति की पावर है कि वो क्या करेगा? नॉमिनेट करेगा। तो वही क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि कितने मेंबर राष्ट्रपति नामजद कर सकता है, तो आंसर क्या होगा? 12। एक बात और ध्यान में रखना है कि वो कौन से 12 मेंबर होंगे जिसको राष्ट्रपति राज्यसभा में नॉमिनेट करेगा। वो 4 फील्ड में से होंगे। वो कौन कौन से फील्ड होंगे? या तो कला होगा, या साहित्य होगा, या विज्ञान जिसको हम साइंस बोल देते हैं, साइंस होगा, और या फिर क्या होगा? हमारा सोशल सर्विस होगा, जिसको आप सोशल सर्विस होगा, जिसको आप समाज सेवा का क्षेत्र बोल देते हो। तो ये 4 फील्ड हैं, कला, साहित्य, विज्ञान, सोशल सर्विस। इन चारों फील्ड में से जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, टोटल 12 मेंबर राज्यसभा में नामजद करते हैं। एक बात और ध्यान में रखना है कि लोकसभा में पहले ऐसा था कि भारत की लोकसभा में 2 मेंबर जो एंग्लो इंडियन थे उन्हें राष्ट्रपति नामजद करता था, लेकिन अब हमारे देश के संविधान में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, ऐसा कोई प्रबंध नहीं है। 2020 में हमने एक बिल पास करके, संशोधन करके भारतीय संविधान से ये प्रोविज़न जो हटा दिया है, तो अब सिर्फ 12 मेंबर राज्यसभा में क्या होंगे? नॉमिनेट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा इज। देखो बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। जितने भी ग्रुप डी के पेपर आ रहे हैं, जो रेलवे के हैं, एनटीपीसी जो भी है, जो आपका एसएससी ले रहा है 10th प्लस 2 का, इतने बार रिपीटेड क्वेश्चन आया है। पूछा क्या गया है कि जो हमारा लोकसभा है उसकी पहली जो स्त्री स्पीकर थी, मैंने आपको एक बात बताई कि लोकसभा का चेयरपर्सन कौन होता है भारत में? स्पीकर। लोकसभा की बैठकों की प्रधानगी कौन करता है? स्पीकर। तो इन्होंने पूछा कि फर्स्ट फीमेल स्पीकर कौन थी, फर्स्ट महिला स्पीकर कौन थी अगर लोकसभा की बात करें, तो इसका आंसर क्या बनेगा? मीरा कुमार। डी आंसर बनेगा, मीरा कुमार। ये बात ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछा जाता फीमेल, मैं यहाँ से निकाल दूं, मैं पूछूं द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, देन आपका आंसर क्या होना चाहिए? जीवी मवलंकर। तो आपका आंसर क्या होगा? जीवी मवलंकर। 2 बात ध्यान में रखोगे। जो पहली फीमेल स्पीकर थी उसका नाम था मीरा कुमार, अगर पहले स्पीकर की बात करें तो उसका नाम था जीवी मवलंकर। अगर ऑप्शन में देखें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन पड़ा हुआ है सुचेता कृपलानी का। देखो बच्चा, सुचेता कृपलानी कौन थी? यूपी की फॉर्मर सीएम, यूपी की पहले जो अब बन चुकी है वो सीएम थी, और भारत में किसी भी स्टेट में बनने वाली पहली महिला सीएम थी। अगर पूछें कि फर्स्ट विमेन, फर्स्ट फीमेल सीएम ऑफ इंडिया वाज, देन आपका आंसर क्या होना था? सुचेता कृपलानी। कहाँ से थी वो? कहाँ की सीएम थी? यूपी की। याद रखोगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ फर्स्ट लोकसभा। देखो वही क्वेश्चन रिपीट हुआ कि जो हमारे देश में पहली लोकसभा है, पहली बात तो जो हमारे देश में पहली लोकसभा थी वो कौन सी
ईयर में लगी थी? 1952 में। कौन से साल में लगी थी? 1952 में। और हमारी जो प्रेजेंट लोकसभा है वो सीक्वेंस वाइज कौन सी चल रही है? 17th लोकसभा चल रही है, जिसमें कौन सी पार्टी रूलिंग है? बीजेपी रूलिंग है। 2019 में वोटिंग हुई और 5 साल हमारी लोकसभा का टाइम टेन्यूर है, कार्यकाल है। कब तक लोकसभा चलेगी? 2024 तक। और लोकसभा में हमारे कौन सी पार्टी रूलिंग है? बीजेपी। और लोकसभा के हमारे पीएम कौन से हैं? जो लोकसभा जाओ और बीजेपी के पीएम बोल दो, नरेंद्र मोदी। तो क्वेश्चन हमें पूछा गया कि हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? अभी हम कवर अप कर चुके हैं, जीवी मवलांकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट? देखो ध्यान से सुनो। पहले तो हमारे देश में 2 कोर्ट जो हायर कोर्ट माने जाते हैं। पहले तो भारत की सबसे ऊपर वाली न्यायपालिका का कौन सा हिस्सा है? हमारी सुप्रीम कोर्ट है। सबसे उच्च वाली जो ऊपर वाली कोर्ट है वो कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट है। देखो बच्चा, सुप्रीम कोर्ट भारत में एक है और कहाँ पे है? हमारे न्यू दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? हमारे न्यू दिल्ली में। और अगर बात करें हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो केसेस सीधे जाते हैं बिना किसी लोअर कोर्ट में, बिना किसी नीची वाली कोर्ट में जाए हुए, सीधे अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो उसको हम किस हिसाब से लेके जाएंगे? रिट के हिसाब से लेके जाएंगे। अगर हम भारत की बात करें, अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में कितनी रिट है जो लेके जा सकते हैं? हम 5 रिट लेके जा सकते हैं। ठीक है। अगर हम सुप्रीम, ऐसे कोई आपको क्वेश्चन पूछा जाता कि कौन सा आर्टिकल यूज करके हम सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल सकते हैं, कौन सा आर्टिकल यूज करके, तो आपका आंसर क्या होना था? 32। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है। टोटल कितने रिट हैं भारत में? 5 रिट हैं। कौन सा आर्टिकल यूज करके सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली जाती है? 32 नंबर। कौन सा आर्टिकल यूज करके हाई कोर्ट में रिट डाली जाती है? 226। 2 आर्टिकल आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि कौन सा आर्टिकल यूज करके, कौन से आर्टिकल के हित में हम कहाँ पे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। 32। कौन से आर्टिकल को यूज करके हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं? 226। ये बात ध्यान रखोगे। कितने टाइप की रिट है? हमारे 5। भारत में सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। ठीक है जी। एक बात और बता दूं आपको, अगर हम भारत की बात करें, भारत में पहली सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे लगी थी? पहले तो ये इंट्रोड्यूस किसने करवाई थी? हमारे देश में रेगुलेटिंग एक्ट बना 1773। हमारे देश में रिट का कॉन्सेप्ट टोटली ब्रिटिशंस लेके आई हैं। जो हमने पढ़ा है कि हमारे ऊपर ब्रिटिशंस का जो अधिकार था, हम ब्रिटिशंस के गुलाम थे, जैसे आप बोलते हो अंग्रेजों के गुलाम थे, तो उन्होंने बनाया रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसके आधार पे भारत की पहली जो सुप्रीम कोर्ट थी वो कौन से शहर में बनी थी? कोलकाता। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है कि भारत की पहली सुप्रीम कोर्ट कब बनी, किस एक्ट के आधार पे बनी, कहाँ पे बनी। तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनको अपॉइंट कौन करता है? अगर बात करें उनकी नियुक्ति कौन करता है? देखो बच्चा, अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता, पहली बात तो जो हमारा सीएम है, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो हमारे स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसको रन आउट करते हैं। अगर बात करें यूपी की, तो योगी जी है मुख्यमंत्री। बात करें पंजाब की तो कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, लेकिन अब कौन है? चन्नी जी हैं मुख्यमंत्री। तो अलग अलग स्टेट में किसी भी पार्टी को जो विधानसभा में बहुमत से जीतती है, उसके अधिकारी को, उसके मुख्य को क्या बोलते हैं? मुख्यमंत्री, जो सरकार चला रहा है। अगर हमारे देश की बात करें तो क्या होता है? प्रधानमंत्री। अगर तो क्वेश्चन पूछा जाए कि चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा, तो आंसर होगा आपका गवर्नर, जिसको आप हिंदी में क्या बोल देते हो? राज्यपाल। अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि पीएम को कौन अपॉइंट करता है, तो राष्ट्रपति आंसर होना था। हमें क्या पूछा गया कि सीएम को कौन अपॉइंट करता है, तो आंसर होगा गवर्नर, राज्यपाल। अगर पूछते कि पीएम को कौन अपॉइंट करता है, तो आंसर क्या होना था? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति।
अ फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय अप्लाइंग। देखो बच्चा, मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि हमारे देश में जो इमरजेंसी हैं, जो आपातकालीन की कह लो कि सिचुएशन है, उसे डिक्लेयर करने का राइट किसके पास है? हमारे राष्ट्रपति के पास। हमारे देश के राष्ट्रपति जब भी डिक्लेरेशन करेंगे उसके बाद ही हमारे देश में इमरजेंसी लगेगी। और हमारे देश में कितने टाइप की इमरजेंसी होती है? 3 टाइप की इमरजेंसी होती है। सबसे पहले राष्ट्रीय संकट काल बोलते हैं जिसको, दूसरे नंबर पे आपको राज्य संकट काल बोलोगे, नेशनल इमरजेंसी बोल देते हो राष्ट्रीय संकट काल को, इसको हम स्टेट और संविधानिक इमरजेंसी बोल देते हैं, और थर्ड पे है आपकी फाइनेंशियल, जिसका आप बोलते हो वित्त आपातकालीन। अगर हम बात करें जो हमारी नेशनल इमरजेंसी है वो आर्टिकल 352 के तहत 52 बोल देते हो आप, 352 के तहत होती है, ये 356 के तहत हो रही है, और ये 360 के हो रही है ना। तो हमें पूछा कौन सा गया? फाइनेंशियल पूछा गया, वित्त पूछा गया, तो फिर कौन सा आर्टिकल टिक करोगे? 360। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर एनविसाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो बच्चा, वही क्वेश्चन है, कितने टाइप की भारतीय संविधान में इमरजेंसी का प्रोविजन है? तो हमें पता है 3 टाइप की, अभी बता के हटी हूँ, नेशनल है, राष्ट्रीय है, स्टेट है, फाइनेंशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम एज ऑफ वोटिंग इन इंडिया वाज लोअर्ड फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। जैसे कि हमें सभी को पता है कि प्रेजेंट भारत में जो लोग 18 साल से ऊपर होते हैं उन सभी की वोट बनी, और हमारे देश में वो वोट डाल सकते हैं सरकार बनाने के लिए। लेकिन ये वोटिंग एज पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, फर्स्ट 21 ईयर्स हुआ करती थी, उसके बाद इसे कम करके 18 किया गया। अगर हम भारत के संविधान में कोई भी चेंज करते हैं, अगर हम भारत के संविधान में कोई भी चीज़ हटा के उसके ऊपर नई चीज़ लेके आएंगे तो डेफिनेटली अमेंडमेंट होगा, संशोधन होगा। कल मैंने बताया, तो यही पूछा है कि अगर भारतीय संविधान की बात करें तो वोट डालने की एज है जो वो 21 साल से कम करके 18 साल कर दी। कौन से संशोधन से ऐसा हुआ है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, 61st संशोधन, जो कि कब हुआ है? 1989 में। अगर ईयर पूछा जाए तो 1989 होगा, अगर सीक्वेंस पूछा जाए तो हमारा 61st वाला संशोधन जो है वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द धर्म चक्र अशोक चक्र डिपिक्टेड ऑन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। देखो बच्चा, हमारे नेशनल फ्लैग में, हमारे भारतीय के तिरंगा में, नेशनल फ्लैग का नाम क्या है? राष्ट्रीय झंडे का नाम क्या है? तिरंगा। तिरंगा मीन्स ट्राई कलर, 3 कलर्स का है। कौन कौन से कलर हैं? ग्रीन है, वाइट है, सैफरन है, केसरी है, हरा है और सफ़ेद है। अगर बात करें, हमारे भारतीय झंडे के सेंटर में एक सर्कल है, और उस सर्कल में ऐसे करके जो स्पोक्स हैं, डंडियाँ बनी हुई है। तो पूछा है कि वो डंडियाँ कितनी हैं? वो है 24 स्पोक्स। पहले तो ये 24 स्पोक्स हमारे दिन के हर एक घंटे को, हम अगर बात करें दिन रात में टोटल कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। जो ये डंडियाँ हैं, ये स्पोक्स हैं, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? हमारे 24 आवर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और ये कहाँ से ली गई हैं? इसको अशोक चक्कर बोलते हैं। और कई बार पूछते हैं कि इनका कलर क्या है? अशोक चक्कर का कलर क्या होता है? ब्लू। वो देखने में थोड़ा सा ब्लैक सा लगेगा, लेकिन होता कैसे है वो? ब्लू कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। देखो, आपको सभी नेशनल सिंबल्स हैं वो याद करने पड़ेंगे, 1 बाय 1 करके। 1-2 मैं डेली के लेक्चर में डाल दूंगी, याद हो जाएंगे। अगर हम बात करें हमारे नेशनल फ्लावर को, तो है कमल का फूल, जिसको बोलते हैं लोटस। कमल का फूल हमारे नेशनल पार्टी का भी सिंबल है, जो कि बीजेपी, जो करंट रूलिंग पार्टी है, जो हमारे देश पे करंट लोकसभा में जीतती हुई बहुमत वाली पार्टी है, उसका जो सिंबल है, चिन्ह है, वो भी कौन सा है? लोटस। अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रीय फूल का भी कौन सा है? फूल भी कौन सा है? लोटस, कमल का फूल। अच्छे से क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट है। When was जन गण मन which later became national anthem of India first sung and where। पूछा गया है कि जो जन गण मन है, जो कि बाद में भारत का राष्ट्रीय गान बना। देखो बच्चा, 2 बात है, एक तो हमारे राष्ट्रीय गान होगा, एक हमारे राष्ट्रीय गीत होगा। दोनों में आपने फ़र्क रखना है। अगर नेशनल एंथम है तो वो जन गण मन है, अगर आपको यहीं पे नेशनल सॉन्ग होता
उसका मतलब गीत था, तो गीत कौन सा है हमारा? वंदे मातरम। दोनों में ध्यान रखोगे। तो इन्होंने पूछा कि जो जन गण मन है वो पहले, सबसे पहले कहाँ पे गाया गया और किस तारीख को, किस ईयर को गाया गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले वो गाया गया 27 दिसंबर को 1911 में, जो INC का कोलकाता सेशन हो रहा था वहां पे। अगर हम बात करें भारत में जनगण मन किसने दिया, किसने कंपोज करके दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने कंपोज करके दिया हमें? रविंद्रनाथ टैगोर ने। बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और याद रखना है। बहुत सारे बच्चे गीत और गान में कंफ्यूज होते हैं। अगर राष्ट्रीय गान पूछा तो जन गण मन है, गीत पूछा तो कौन सा है? वंदे मातरम। अगर बात करें राष्ट्रीय गान की तो रविंद्रनाथ टैगोर का है, अगर बात करें गीत की तो किसका है? पिंगाली जी का, वेंकैया पिंगाली जी का। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट ऑफ इंडिया वाज लोकेटेड इन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार भारत के जो आपके 10th लेवल के एग्जाम से में पूछा गया है। तारापुर, जो हमने भारत ने फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट एस्टेब्लिश लोकेट किया, बनाया, कहाँ पे बनाया? तारापुर। एक बात और बता दूं, बेंगलुरु में हमारा इसरो का हेड ऑफिस है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हमें सभी जो नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनको कवर अप करेंगे हम। इसरो का हेड ऑफिस कहाँ पे है? बेंगलुरु। लेकिन हमारे क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? तारापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड इज। अगर बात करें लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक की, मीन्स के जो दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी वाली झील है वो कौन सी है? उसका नाम है बच्चा सुपीरियर लेक। झील, लेक को क्या बोलेंगे इंग्लिश, पंजाबी और हिंदी में झील बोलेंगे। सुपीरियर लेक है कहाँ पे? USA में है। कहाँ पे? USA में। अगर यहीं पे मैं ये डाल देती कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द इंडिया, तो आपका आंसर कौन सा होना था? वूलर। और वूलर झील इंडिया के किस जगह पे है? कश्मीर। ये बात ध्यान में रखना। अगर मैं बोलूँ लोकटक लेक हमारी कहाँ पे है? मणिपुर में, भारत के मणिपुर स्टेट में है। सबसे बड़ी दुनिया की पूछी है तो सुपीरियर, भारत की पूछी है तो वूलर, लोकटक की लोकेशन पूछी है तो कौन सी होगी? मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के पहले गृह मंत्रालय या गृह मंत्री कौन थे? तो उसका आंसर होगा सरदार पटेल। अगर आपको ये पूछा जाए कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, वाइस PM कौन थे, तो भी आंसर क्या हो गया? सरदार पटेल। अगर मैं पूछूं कि भारत के पहले PM कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। सबसे ज़्यादा समय बनने वाला PM कौन बंदा था? नेहरू। अगर पूछूं कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। सबसे ज़्यादा टाइम टेन्यूर किस वाले राष्ट्रपति का है? राजेंद्र प्रसाद का। अगर मैं पूछूं कि भारत का संविधान तैयार करने वाली जो खरड़ा कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके प्रधान कौन थे? तो फिर क्या आंसर होगा? BR अम्बेडकर। जब भी आप क्वेश्चन करते हो ना, एक बात बताती हूँ, जब भी आप क्वेश्चंस करते हो, कहीं से बच्चे अपने लेवल पे क्वेश्चंस करते हैं तो एक क्वेश्चन का एक आंसर आएगा, लेकिन बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं उनको भी ध्यान से देखा करो। उन ऑप्शंस में से पता नहीं कितने से पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट निकलते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको इतने सारे पॉइंट बनाए। और साथ में कॉपी पेन लेके बैठना है बच्चा। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रही हूँ तो उसके लिए आपको कवर अप करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटल ऑफ कलिंगा वॉज फाउट इन। थोड़ा सा मैंने हिस्ट्री का डाला, लेकिन हिस्ट्री की हम अलग से जो है सीरीज स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिर भी देखो, जो कलिंगा का युद्ध था, पहले तो हमारे देश के महान राजा अशोका, जो अशोका थे, अशोक राजा था, उन्होंने फाइट किया था। कब फाइट? डेट पूछी है 261 BC को, 261 BC को। और अगर बात करें जो कलिंगा का वॉर था वो इतना दर्दनाक था, इतना लहू, मतलब उसमें वहाँ के इतने ज़्यादा मासूम लोग हैं, उनकी हत्या की गई, जिसका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट अशोका के लाइफ पे पड़ा। और उसके बाद जो अशोक राजा था उसने किस धर्म को अपना लिया? बुद्ध धर्म को। ये भी आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि आफ्टर कलिंगा वॉर, जब कलिंग का युद्ध हुआ उसके बाद जो अशोक राजा था वो कौन से धर्म का अनुयायी बन गया था? बुद्ध धर्म का। तो कौन सी डेट पे ये हुआ? 261 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज। देखो, साइंस के जो बेसिक क्वेश्चन हैं, वैसे तो साइंस की भी अलग से सीरीज चलेगी, लेकिन 1-2 मैं जरूर डालूंगी ताकि बच्चों को थोड़ा सा लगे कि हाँ भाई साइंस भी आ रही है एग्जाम में। ठीक है, अगर बात करें बेकिंग सोडा के केमिकल नेम का तो क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
ग्रीन कलर इज फॉर्म्ड बाय, देखो बच्चा हमारे हम आप स्कूलों में भी करते थे कि दो कलर मिक्स कर लो, उसके साथ पेंटिंग वाला एक कलर नया निकल जाएगा, है ना। अगर बात करें, इन्होंने पूछा कि कौन से दो ऐसे कलर हैं जिसको मिक्स करके ग्रीन कलर बन जाता है। सबसे पहले तो रेड और ब्लू, अगर हम इनको मिक्स करते हैं तो कौन सा कलर बनता है, पर्पल। हम इसको मिक्स करते हैं तो कौन सा कलर बनता है, पर्पल। अगर बात करें ग्रीन कलर की तो वो किसको मिक्स करके बनेगा, ब्लू और येलो को। अगर आपके पास पेंटिंग कलर है, ब्लू और येलो मिक्स करोगे तो एक थर्ड नया वाला कलर बनेगा, दैट इज ग्रीन। अगर ग्रीन और व्हाइट को मिक्स करोगे, डार्क ग्रीन और व्हाइट को मिक्स करोगे तो लाइट ग्रीन बनेगा, और अगर येलो और पर्पल को मिक्स करोगे तो ब्राउन कलर आएगा, ठीक है। तो आपको कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन से कलर को मिक्स करके नया कौन सा कलर अपीयर होगा। हमें पूछा गया कि ग्रीन कलर कैसे बनेगा, तो बी आंसर होगा बाय मिक्सिंग ब्लू एंड येलो। ब्लू और येलो को जब आप मिक्स करते हो तो हमारे पास कौन सा नया कलर आता है, ग्रीन वाला। लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, वेरी गुड और वेरी लाइक इंपॉर्टेंट, वेरी इजी क्वेश्चन, गंगा, ठीक है जी। अगर हम गंगा की बात करें, थोड़ी सी नॉलेज लो, क्योंकि जो बच्चे मेरी क्लास ऐप पे ले रहे हैं, जिन्होंने कोर्स उड़ान इंस्टीट्यूट का परचेज किया है, उनको मैंने रिवर सिस्टम पूरा कंप्लीटली अच्छे से करवाया, उनको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आता होगा। अगर हम गंगा की बात करें तो गंगा की लेंथ टोटल कितनी है, 2525 किलोमीटर। गंगा कहाँ से ओरिजिन होती है, गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि भारत की कौन सी स्टेट में है, उत्तराखंड में है, ठीक है जी। सो गंगा इज द लॉन्गेस्ट, गंगा इज द, बोल दो कि पवित्र नदी है भारत की, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो कौन सा आंसर होगा, गंगा। इनके बारे में अगर मैं ब्रह्मपुत्रा की बात करूं, ब्रह्मपुत्रा की लेंथ इन सभी में से ज़्यादा है, ब्रह्मपुत्रा की लेंथ इन सभी में से ज़्यादा। बट बात ये है कि ब्रह्मपुत्र अप्रॉक्सीमेट 2900 किलोमीटर लंबी है, लेकिन बात ये है कि भारत में सिर्फ कितना आ रही है, 709 किलोमीटर फ्लो कर रही है, तो इसीलिए हम भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्रा को नहीं बोलते, है ना। एक और कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में मिल जाती हैं कौन सी स्टेट में, वेस्ट बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आके दोनों नदियाँ आपस में जॉइंट हो जाती हैं और वहाँ पे एक डेल्टा के निर्माण करती हैं, जिसको बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा। ये दुनिया का सबसे बड़ा और भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये बात याद रखोगे। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा। कौन सी नदियाँ मर्ज होके बनाती हैं, ब्रह्मपुत्र और गंगा। कौन सी स्टेट में मर्ज होती हैं, पश्चिम बंगाल में। और दोनों ही रिवर्स कहाँ पे जाके गिरती है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी को बात करें, गोदावरी को बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा। गोदावरी जो हमारे पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, उनमें से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी। उनमें से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी। अगर आपको बोल दे कि भारत की सबसे बड़ी नदी तो डेफिनेटली गंगा। अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन होता कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपको क्या आंसर करना था, गोदावरी। और गोदावरी को बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा, ये बात याद रखोगे। चलो जी, ये हो गए आपके क्वेश्चंस कवर अप। नेक्स्ट मंडे को हम फिर दोबारा से कोई अच्छे से क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए लेके आएंगे। एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बच्चा, जैसे कि मैंने आपको पहले क्लास में भी बताया था कि जो उड़ान इंस्टीट्यूट बठिंडा के ऐप स्टोर पे जाके आपको एक ऐप मिल जाएगी जिसमें आप कोर्स परचेज कर सकते हो। जो कोर्स की फीस है वो जस्ट 1999 है, जस्ट 2000 रुपीज़ है, जिसमें आपको फुली मटेरियल मिलेगा, जिसमें आपको फुली पीडीएफ्स मिलेंगे, जिसमें आपको फुली थ्योरी लेक्चर्स मिलेंगे, फुली क्वेश्चंस मिलेंगे, फुली मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। अगर आप अच्छे से एफसीए को टारगेट कर रहे हो तो थोड़े से पैसे हैं आपके लिए, उनको परचेज करो और अच्छे से अपना पेपर क्रैक करो। तो मिलते हैं फिर नए वाले क्वेश्चन सीरीज और नए वाले क्वेश्चंस के साथ। चलो जी, थैंक यू सो मच।